गोल्डन आवर होता क्या है? एक्सीडेंट इज ट्रॉमा. इट इज नॉट ऑलवेज विजिबल ब्लीडिंग, जिसमें बॉडी पूरे तरीके से हमको सेव करने की कोशिश करता है. दैट इज गोल्डन आवर. विद इन 1 आवर अगर हम किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाएं तो रिकवरी के चांसेस वेरी 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 हाई. पानी जनरली लोग पिला देते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए. उससे अगर मरीज सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, तो एस्पिरेट हो जाता है और लंग में चला जाता है और बहुत हार्मफुल होता है. कोई इंसान एक्सीडेंट से बेहोश हो गया, वो घायल है, तो उसकी सांसें चेक करने का एकदम सही तरीका क्या है? तो जब आप बेहोश होते हैं तो आपका जो जीभ है आपके कंट्रोल में नहीं रहता और आप सुपाइन अगर सीधे लेटे हुए हैं तो टंग फॉल हो जाता है, पीछे की तरफ गिर जाता है और ब्रीदिंग में दिक्कत होती है. मतलब वो रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है जिससे आप सांस लेते हैं, तो आप सांस ही नहीं ले पाते. अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तो तुरंत क्या कर सकते हैं खून को रोकने के लिए? जहाँ पर जो ब्लीड हो रहा है उससे ऊपर टाइट कपड़ा बांधिए, टूरनिके का काम करेगा. इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इसके मुख्य कारण क्या है? ये किस किस वजह से होती है? एक जांघ की हड्डी टूटती है तो 500 से 700 ml इंटरनल ब्लीडिंग होती है हमारे जांघों में. फ्रैक्चर होने के बाद लोग अक्सर हमने देखा है कि मालिश करने लगते हैं तेल वेल लगा के, तो ये करना चाहिए. कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, कंपार्टमेंट सिंड्रोम जनरली बच्चों में देखते हैं हम लोग. Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. हर साल हमारे देश की सड़कों पर लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं. अक्सर मौत की वजह एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक्सीडेंट के बाद के वो कीमती 60 मिनट होते हैं जिनमें सही मदद नहीं मिल पाती है. ज़रा सोचिए, आप सड़क पर हैं, आपके सामने एक हादसा होता है और कोई तड़प रहा है. क्या आप सिर्फ वीडियो बनाएंगे या आपके पास वो हुनर है कि आप उस इंसान को मौत के मुंह से खींच लाएं? आज हमारे साथ मेडिफर्स्ट हॉस्पिटल रांची से मौजूद है डॉक्टर कुमार विशाल, जो हमें सिखाएंगे कि बिना किसी डॉक्टरी सामान के भी आप कैसे किसी की जान बचा सकते हैं. आज बात होगी गोल्डन आवर की और उन गलतियों की जो हम अनजाने में कर बैठते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं जीवन रक्षा का ये सफ़र. हेलो सर. पहले आप व्यूअर्स को कुछ बताएंगे अपने? हाय, नमस्ते. आई एम डॉक्टर विशाल. आई एम डॉक्टर कुमार विशाल. आई एम वर्किंग विद मेडिफर्स्ट हॉस्पिटल रांची एंड आई एम ए ट्रॉमा स्पेशलिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन. आज हम लोग यहाँ पर एक्सीडेंट से रिलेटेड बात करेंगे. बहुत सारी बातें हैं इनकी, जो जानते हैं इनका सवाल होगा, हमारा जवाब होगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, लोगों की जान रोड एक्सीडेंट में बच सके. सर, पहले तो आप हमें बताएं कि गोल्डन आवर होता क्या है? देखिए, जब भी किसी बॉडी को ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंट इज़ ट्रॉमा एंड समबडी इज़ इंजर्ड, तो किसी को भी ट्रॉमा होता है तो हमारा बॉडी उसे कंपनसेट करने की कोशिश करता है. इफ़ देयर इज़ अ ब्लीडिंग, मान लीजिए इट इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल ब्लीडिंग. जैसे कि मान लीजिए जांघ की दोनों हड्डियां टूट गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि खून बाहर बह रहा है. एक जांघ की हड्डी टूटने में कम से कम 500 से 700 ml ब्लड इंटरनली ब्लीड हो जाता है. और हमारे बॉडी में 5, 5.5, 6 लीटर, महिलाओं में 5 लीटर और मेल्स में 5.5 से 6 लीटर खून होता है. तो मान लीजिए कि 2 हड्डी अगर टूट गई है तो इमीडिएटली हाइपोवोलेमिया होता है. मतलब हमारे खून में भारी जो सर्कुलेशन के अंदर सर्कुलेट करती है उसमें भारी कमी आती है, जिसके कारण बीपी डाउन हो जाता है. तो बॉडी हमारा कंपनसेट करना चाहता है और उस चीज़ को कंपनसेट, जो कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है जिसमें बॉडी पूरे तरीके से हमको सेव करने की कोशिश करता है, दैट इज़ गोल्डन आवर एंड दैट इज़ अराउंड 1 आवर. 1 आवर में सारी चीज़ें जो हैं बॉडी हमको कंपनसेट करने की कोशिश करती है और विद इन 1 आवर अगर हम किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाएं तो रिकवरी के चांसेस वेरी 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 हाई. दैट इज़ वी से गोल्डन आवर. एक्सीडेंट की जगह पर सबसे पहले कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, एक्सीडेंट कहीं पर भी होता है तो हमारे देश में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता है. बहुत सारे लोग आ जाते हैं सड़क पे, कुछ अपने मन का करने लगते हैं. वहाँ पर ट्रैफिक भी होता है. तो सबसे पहले तो अपने आप को सेफ रखिए. ऐसा नहीं हो कि किसी मदद करने जा रहे हैं और किसी दूसरे गाड़ी से भिड़ गए और आपका ही दुर्घटना हो गया हो. ऑलवेज, मैंने खुद लाइव अपने आँखों से देखा है, someone is injured,
एक बंदा, एक फीमेल थी, वो कार से उतरी उसके हेल्प के लिए और बिना दाएं बाएं देखे वो उस इंसान के पास चली गई। लकली एक्सीडेंट नहीं हुआ उसका, बट दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो कभी भी एक्सीडेंट होता है आप मदद कीजिए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित जरूर रखें। पहला, वहाँ पर भी ऐसा भी हो सकता है कि जो रोड है उस पर ऑयल का स्पिलेज हो, आप गिर जाएं, आपको हेड इंजरी हो सकती है, आप किसी व्हीकल से टकरा जाएं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर फायर की भी समस्या हो सकती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज सेफ्टी। यू हेल्प, डेफिनेटली यू शुड हेल्प, बट डोंट इंजर्ड योरसेल्फ। तो अपना ख्याल रखिए, नंबर 1। नंबर 2, एम्बुलेंस को कॉल करें। नंबर 3, आप जो जिनका भी एक्सीडेंट हुआ है उनके पास जाएं तो फिर उनका ओवरऑल एक बार जायज़ा, अगर आप अकेले हैं, बहुत सारी भीड़ होती है तो ओवर क्राउडिंग नहीं करना है, उसको सांस लेने की जगह देनी है और एक बार देखना है कि क्या फ्रैक्चर है, किस तरह का फ्रैक्चर है। खुद से मरीज को, अगर यू आर नॉट एक्सपर्ट, देन डोंट मैन्यूवर, उसको हिलाना डुलाना, उससे इंजरी और बढ़ सकती है। तो अपना सुरक्षा करना है, एम्बुलेंस बुलाना है और हो सके तो वहाँ पर लोगों से अनुरोध करना है कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगाएं, सफोकेशन नहीं करें और जो भी एक्सपर्ट है वो इंसान आगे बढ़े। अमूमन हमारे देश में आज के डेट में बहुत अधिक मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ है। कहीं पर भी रोड साइड एक्सीडेंट होता है तो कोई ना कोई पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ मिल जाता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कि यू कैन गेट ए डॉक्टर इवन। तो एक बार मदद के लिए पुकारें लोगों से और खुद से उनको बहुत ज़्यादा अपना ट्रीटमेंट देना नहीं शुरू करें। जो मेडिकली एक्सपोज्ड नहीं है वो सिर्फ मतलब कोई तरह का डिस्कम्फर्ट है तो डिस्कम्फर्ट को हटाएं, भीड़ भाड़ से दूर रखें और पानी जनरली लोग पिला देते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। उससे अगर मरीज सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, तो एस्पिरेट हो जाता है और लंग में चला जाता है और बहुत हार्मफुल होता है। तो पानी मरीज को इमीडिएटली नहीं पिलाना चाहिए। अगर कोई इंसान एक्सीडेंट से बेहोश हो गया है, वो घायल है, तो उसकी सांसें चेक करने का एकदम सही तरीका क्या है? देखिए, वो तो चेस्ट का मूवमेंट आपको बहुत क्लियरली बता देगा कि इंसान सांस ले रहा है नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो एयरवे उसका सिक्योर करना चाहिए, उसको मुंह खोल के। जनरली क्या होता है, जब आप बेहोश होते हैं तो आपका जो जीभ है आपके कंट्रोल में नहीं रहता और आप सुपाइन, अगर सीधे लेटे हुए हैं तो टंग फॉल हो जाता है, पीछे की तरफ गिर जाता है और ब्रीदिंग में दिक्कत होती है। मतलब वो रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है जिससे आप सांस लेते हैं, तो आप सांस ही नहीं ले पाते हैं। तो जो भी जिनका भी एक्सीडेंट हुआ है उसको सुपाइन की जगह लैटरल मतलब करवट करवाएं और मुंह खोल के उंगली को पीछे जीभ के ले जाके, अगर जीभ टंग फॉल है तो उसको सीधा कर देना चाहिए। ये इतना प्रिकॉशन इज़ इनफ। और रिकवरी पोजीशन क्या है सर, और ये कब दी जाती है? रिकवरी पोजीशन मतलब आपका कहना है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है और सड़क पे गिरा हुआ है तो आइडियली सुपाइन लिटाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कुछ भी मुंह में होगा तो सीधे सीधे आप एस्पिरेट कर जाएंगे। एस्पिरेशन, जिसको हम लोग साधारण भाषा में सरकना बोलते हैं, तो सीधे लंग में जाता है और उसको बहुत इंजरी करता है। तो करवट लेके रखना सबसे अच्छा है, बशर्ते उसको स्पाइन इंजरी, गर्दन में या बैक में कोई तरह का स्पाइन इंजरी नहीं हो। करवट में रखना बेस्ट है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तो तुरंत क्या कर सकते हैं खून को रोकने के लिए? खून को रोकने के लिए टाइट कपड़ा बांध सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर से ब्लीडिंग हो रहा है तो इसके ऊपर कपड़ा, टूर्निके टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, टाइट कपड़ा हो गया या फिर समथिंग लाइक, जो कि उसको उसके चारों तरफ एक प्रेशर बनाए और ब्लीडिंग कम करे। ब्लीडिंग बंद होना, देखिए दो तरह का ब्लीडिंग होता है। एक विजुअली दिखता है कि पल्सेटाइल रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, जब भी हमारा हार्ट दबता है तो एक फव्वारा आ रहा है, एक रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है और मांसपेशियां कटने से ही ब्लीडिंग होती है। तो जब भी वैस्कुलर ब्लीड होता है दैट लुक्स वेरी मैसिव और एकदम आपको दिखेगा कि जैसे ही हार्ट बीट होता है वैसे ही एक पिचकारी सा निकलता है, तो दैट इज़ कंसर्निंग। हड्डी मतलब मांसपेशियां और चमड़ा फटने से जो ब्लीडिंग होता है वो अपने आप रुक जाता है, उसके आसपास भी
अगर कोई तरह का साफ कपड़ा बांधते हैं तो दैट हेल्प्स। अगर पल्सेटाइल वैस्कुलर ब्लीडिंग आपको दिख रहा है जिसमें आर्टेरियल एंड वीनस ब्लीड हो, तो जहाँ पर जो ब्लीड हो रहा है उससे ऊपर टाइट कपड़ा बांधिए, टूरनिके का काम करेगा और डेफिनेटली ब्लीडिंग में कमी आएगी। ब्लीडिंग रुकना चाहिए, और क्योंकि 5-7 लीटर ही ब्लड होता है, 5-6 लीटर ही हमारे बॉडी में ब्लड होता है, और 1 मिनट में पूरा सर्कुलेशन ब्लड का होता है। तो अगर ब्लीड हेवली हो रहा है तो इंसान का डेथ 5-10 मिनट में ही हो जाएगा। तो ब्लीडिंग शुड बी स्टॉप्ड, दैट इज़ वेरी मैंडेटरी एंड प्रायोरिटी। सर आपने टूर्निकेट बोला, अभी टूर्निकेट क्या होता है? टूरनिके मतलब हमारे लिम के अराउंड कुछ भी बांधना, दैट इज़, हाँ, कुछ भी टाइट से बांधना, दैट इज़ टूरनिके। सर जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ नुकीली चीज़ अगर बॉडी में गड़ जाती है तो अक्सर बोला जाता है कि तुरंत उसे नहीं निकालना है, ऐसा क्यों कहा जाता है? उसको हॉस्पिटल में ही निकालना चाहिए। अगर आप निकालेंगे तो री इंजरी, मतलब देखिए कहीं भी हमें शरीर में ट्रॉमा होता है तो बॉडी उसको हमेशा कंपनसेट करना चाहता है, और क्लॉटिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, खून का जमना, जैसे आपने देखा हो कहीं भी खून कटता है तो वो जम जाता है और उसी से आपकी ब्लीडिंग रुकती है। तो दैट इज़ अ वेरी प्रिवेंटिव मतलब हमारे बॉडी का एक बहुत ही अद्भुत तरीका है ब्लीडिंग को रोकने का। तो जब कोई चीज़ घुसा आपके शरीर में तो उसके आसपास इंजरी हुई है, अगर मैसिव वेसल्स कट गया है तब तो वो इंसान नहीं बचेगा, बहुत प्रोबेबिलिटी है। उसमें भी एक टैम्पोनेट का काम करता है, मतलब कि मान लीजिए कि खून के नली में ही वो रॉड धंसी हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने एक सवाल पूछा, मान लीजिए खून के नली में ही वो रॉड धंसी हुई है, तो वो कम से कम ब्लीडिंग को तो नहीं होने दे रहा है। वो आर पार शरीर के हो गया है, लेकिन वो है जो कि एक्स्ट्रा ब्लीड नहीं करा रहा। अगर खून के नली में वो रॉड धंसी हुई है और उसको हम निकाल देंगे तो हेवली ब्लीड होगा और इंसान वहीं पर कोलैप्स हो जाएगा। तो इट शुड बी डन इन हॉस्पिटल, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, जहाँ पर खून की व्यवस्था हो, जहाँ पर डॉक्टर हो, एक सर्जरी ओटी के अंदर उस चीज़ को निकाला जाए। तो पेशेंट जिनको भी ये हादसा हुआ उनको बचने का संभावना बहुत हाई हो जाता है। तो खुद से इसको नहीं निकालना चाहिए, रीब्लीडिंग हो सकता है और इंसान वहीं पर कोलैप्स कर सकता है। सर ये जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है इसके मुख्य कारण क्या है, ये किस किस वजह से होती है? ट्रॉमा सबसे मुख्य कारण है, चोट लगना। ज़रूरी नहीं है कि हड्डियाँ शरीर से बाहर निकल जाए। जैसे आपको हमने पहले ही बताया कि एक जांघ की हड्डी टूटती है तो 500 से 700 ml इंटरनल ब्लीडिंग होती है हमारे जांघों में। छाती में भी बहुत सारा स्पेस है, पेट में भी बहुत सारा स्पेस है। एक स्प्लीन, जिसको कॉमन भाषा में तिल्ली बोलते हैं, तो अगर छाती में यहाँ पर चोट लगता है तो वही फट जाता है और अच्छा खासा ब्लीड होता है और इंसान कोलैप्स कर जाता है। तो जब भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो हेड टू टो एग्जामिनेशन उस इंसान का होना चाहिए। एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग एग्जामिन करते हैं हेड टू टो, कि कहीं भी अगर अनकॉन्शियस है पेशेंट और हेड टू टो एग्जामिन नहीं करेंगे तो मरीज को इंटरनल ब्लीडिंग या फिर इंटरनल ट्रॉमा मिस हो सकता है। तो वी हैव अ प्रोटोकॉल इन ऑल हॉस्पिटल, यू गेट ए प्रॉपर प्रोटोकॉल, अकॉर्डिंगली एक एग्जामिनेशन इज डन एंड उस हिसाब से प्रिवेंशन दिया जाता है। ओपन फ्रैक्चर और क्लोज्ड फ्रैक्चर क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में? ओपन फ्रैक्चर, जैसे कहीं भी हड्डी टूटता है और चमड़ा फट के हड्डी थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, दैट इज ओपन फ्रैक्चर। और चमड़ा नहीं फटा है और हड्डी टूटा है, दैट इज क्लोज फ्रैक्चर। ऐसा नहीं है कि फ्रैक्चर जो है हो गया है, मतलब लोग कंफ्यूज होते हैं। ओपन और क्लोज में चमड़े से बाहर अगर हड्डी निकल गई है दैट इज ओपन, चमड़े और हड्डी टूटा और चमड़ा नहीं फटा है दैट इज क्लोज, दैट्स ऑल। और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ट्रीटमेंट में बहुत फ़र्क हो जाता है। अगर हड्डी टूट के आपके शरीर से बाहर निकल गया है तो जहाँ भी एक्सीडेंट होता है वहाँ पर डर्ट होता है, पूरा का पूरा बोन कंटामिनेट हो जाता है। हमारा बॉडी इज़ ए स्टेराइल इन्वायरमेंट, राइट। हमारे शरीर के अंदर अगर इन्फेक्शन होगा तो बहुत सारी समस्या होती है और हमारे बोन्स 100% स्टेराइल होते हैं। इसमें कोई भी तरह का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या कोई तरह का इन्फेक्टिव मटेरियल नहीं मिलता है।
थोड़ा गट में मिलता है, जैसे मल मूत्र में मिलता है, लेकिन बोन्स आर प्योरली स्टेराइल, यू डोंट गेट अ सिंगल बैक्टीरिया इनसाइड आवर बोन, राइट। तो वो एक्सपोज हो गया टू द इन्वायरमेंट और डर्ट, गंदगी हमारे बोन में चली गई, तो ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड बहुत सारा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है और ठीक हो जाता है मरीज, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। स्किन है जो सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव बैरियर है हमारे शरीर का, आपको पूरे इन्वायरमेंट से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, इसीलिए वुंड हील होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी फ्रैक्चर हो और वो क्लोज है, मतलब चमड़ा उसमें नहीं फटा है, तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ओपन फ्रैक्चर है तो उसके लिए बहुत से, जैसे मेरा ही एक पेशेंट था, गढ़वा का निवासी है, निहाल खान, उसका पूरा हड्डी टूट के बाहर निकल गया था चमड़े से। वी हैव ट्रीटेड हिम एग्रेसिवली, 3-4-5 सर्जरी हुई, अभी ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ही कैन वॉक कंफर्टेबली, हर वो काम कर सकता है। उसके शहर में उसके मतलब जिस डॉक्टर्स को दिखाया, जिस अस्पताल में दिखाया, तो देवर लाइक वेरी अप्रीहेंसिव कि पैर बचेगा, काटना पड़ेगा, तो बिल्कुल ठीक है अब। तो प्रोटोकॉल प्रॉपरली फॉलो करने से, और आप उसमें हड़बड़ी नहीं दिखाएं, 2-3-4 बार उसका डिब्राइडमेंट होता है, सो ऑपरेशन करें तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन ओपन फ्रैक्चर इज चैलेंज। ओके, स्प्लिंट, हम कई बार फ्रैक्चर होने पे जो स्प्लिंट होता है, स्प्लिंट होता क्या और ये कब लगाया जाता है? ठीक है, स्प्लिंट का सीधा सीधा अगर नॉर्मल भाषा में बात करें, दैट इज़ पट्टा। आपको रोड साइड कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो हड्डियां अगर हिलती है तो बहुत पेन होता है, तो उस इंसान के लिए थोड़ा सा कंफर्ट, अगर आप एम्बुलेशन में फ्रॉम रोड साइड टू एम्बुलेंस टू हॉस्पिटल, पैर के आसपास अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पेपर को ही फोल्ड करके, जो अखबार आता है उसी को फोल्ड करके मोटा बना दें दोनों तरफ और अच्छे से बांध दें, तो थोड़ा सा तो प्रोटेक्शन। कार्डबोर्ड बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, पेड़ की टहनियों को आप तोड़ सकते हैं और स्प्लिंट बना सकते हैं, प्रॉपरली उसको कपड़ा से या कॉटन से कवर करके अगर हम रोल कर दें, तो ऑब्वियसली जो एबनॉर्मल मूवमेंट है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन वो बहुत कम जाएगा और कंफर्ट लेवल पेशेंट के लिए बहुत बढ़ जाएगा। तो स्प्लिंट शुड बी गिवन while transporting the patient to the hospital, and it helps patient from pain और comfortable हो जाता है मरीज थोड़ा। कई बार हमें मोच आ जाती है और कई बार फ्रैक्चर हो जाता है पर लोग उसको मोच समझ के लंबा खींच देते हैं, तो डिफरेंस कैसे समझेंगे, मोच है कि फ्रैक्चर है? देखिए, मोच और फ्रैक्चर में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो लॉन्ग बोन इंजरी में नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जांघ की हड्डी टूट गई या पैर की हड्डी टूट गई उसको आप मोच समझ के कंफ्यूज होंगे। जनरली मोच एंकल के अराउंड या फिर ये सब छोटे बोन्स हाथ में होते हैं, किसी ने दीवार में पंच किया या फिर किसी के जबड़े में पंच कर दिया या फिर गाड़ियों के शीशा में ही पंच कर दिया, तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है कि नहीं नहीं हड्डी नहीं टूटी है और मोच है ना। और वो तकलीफ़ है जो कि नेक्स्ट डे ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रैक्चर आपने पंच किया, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, सेम डे स्वेलिंग हुई है, आप वहाँ पे दबाते हैं तो आपको दर्द, शार्प दर्द फील होता है, लेकिन एट द सेम टाइम मोबिलाइज़ कर सकते हैं, है ना, उंगलियाँ चलती हैं, मोबिलाइज़ कर सकते हैं, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ठीक है मोच है। आपको अगर दर्द बढ़ रहा है, 2 दिन भी हो गया और दर्द बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली एक्सरे करवाना चाहिए, उससे क्लियर हो जाता है कि फ्रैक्चर है या मोच है। लॉन्ग बोन्स अगर टूटता है तो वो तो टूट के टेढ़ा हो जाएगा, पर उसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। इट इज़ बेसिकली विद स्मॉल बोन, पैर के फ्रैक्चर में, मतलब फ्रैक्चर अराउंड एंकल या फिर जनरली हाथ का भी ये वाला जिसको बॉक्सर फ्रैक्चर बोलते हैं, और पैर में भी 5th मेटाटार्सल कॉमन फ्रैक्चर होता है जिसको लोग मोच समझ के चलाते रहते हैं। सर, फ्रैक्चर होने के बाद लोग अक्सर हमने देखा है कि मालिश करने लगते हैं तेल वेल लगा के, तो ये करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी चोट लगे, फ्रैक्चर छोड़िए, फर्ज कीजिए कि आपने किसी को 2-4 थप्पड़ गाल पर जड़ दिया और उसके बाद उस पर
मालिश करवा लिए तो दर्द बढ़ेगा या घटेगा? चेहरा और सूज जाएगा। तो कोई भी ट्रॉमा जो है वो उसी थप्पड़ की तरह है। इट इज़ ऑलवेज एन इंसल्ट एंड इंजरी। मतलब आपको वहाँ पर चोट लगी है तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा ही होगा, और उस पर और गर्म तेल और मालिश करेंगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी। इट इज़ सेम लाइक कि किसी को 4-5 थप्पड़ जड़ दिया जाए और उस पर गर्म तेल रगड़ दिया जाए, क्या हालत होगी उसकी। तो उस पर बर्फ़ लगाइए। कभी भी चोट लगे एक्यूट इंजरी में आपको बर्फ़ लगाना चाहिए। आइस फ्रैक्चर हो ना हो, हर तरीके से वो हेल्प करेगा। राइस बोलते हैं, RIC, रेस्ट, आइस, कंफर्ट, और मतलब आपको उसमें मालिश नहीं करना है ना। सिर की चोट के बाद मरीज का होश खोना या याददाश्त जाना किस बात का संकेत है? देखिए, हेड इंजरी कंकशनल इंजरी भी हो सकता है, एंड इट कुड बी, देखिए अगर पेशेंट को ब्रेन में चोट लगता है तो बहुत बार कंकशनल इंजरी ही होता है। थोड़ी देर के लिए मेमोरी लॉस होता है। याददाश्त जाना मतलब इट इज़ नॉट परमानेंट मेमोरी लॉस। वो अपना एक्सीडेंट का इवेंट भूल जाता है ना। टेम्पररी थोड़े से देर के लिए वो मेमोरी लॉस होता है। सिटी स्कैन करके एक बार डेफिनेटली देखना चाहिए कि कोई तरह का ब्लीडिंग तो ब्रेन में नहीं हो गया है, ब्रेन का सूजन तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया है। अगर सब कुछ ठीक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सिम्टम हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, तो डेफिनेटली एक सिटी स्कैन होना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और एक इवैल्यूएशन हर हाल में होना चाहिए। उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी सूजन जो है दूसरे दिन बढ़ जाता है पहले दिन की अपेक्षा। तो सर में भी अगर चोट लगा है, ये तो ब्रेन है जो कि और स्कल से टाइटली कवर्ड रहता है, तो अगर इडीमा मतलब दिमाग के सूजन होगा तो वो फैल भी नहीं सकता। हमारा यहाँ पर चोट लगता है सूज जाता है, इसके ऊपर तो हड्डी नहीं है ना, स्किन है, लेकिन हमारे ब्रेन के ऊपर स्कल है, तो वो सूज नहीं पाता। तो जैसे ही इडीमा होता है ब्रेन श्रिंक हो जाता है, और तो जिससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आपको अगर सर पे चोट लगता है, उल्टियाँ होती हैं, चक्कर आता है, यादाश्त आप थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं, डेफिनेटली एक सिटी स्कैन होना चाहिए और डॉक्टर के पास विजिट मस्ट है, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। ट्राइज सिस्टम क्या है? ट्राइज मैसिव एक्सीडेंट में करते हैं। अब हम लोग ट्राइज करते हैं मतलब उसको प्रायोरिटी देते हैं जिसको बचाने की संभावना अधिक है। तो दिस इज़ मास डिजास्टर जो होता है, जनरली बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, स्टैम्पेड हो गया, मास डिजास्टर हो गया, तो उसमें हम लोग ट्राइज करते हैं कि किन किन लोगों को हम लोग बचाते हैं और उसको इमीडिएट, किन किन लोगों को हम लोग बचा सकते हैं और उसको इमीडिएटली। अब कोई बहुत बुरी हालत में है तो प्रायोरिटी में ऐसा नहीं है कि ट्रायल सिस्टम में वो फर्स्ट आता है। बहुत बुरी हालत में उसको ट्रांसपोर्ट कर, मतलब गैस्प कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसको इंजरी है, उसको कोशिश करके भी बचाना संभव नहीं है। तो ट्रायल्स इज़ लाइक वी गिव प्रायोरिटी टू द पेशेंट, टू द पीपल हु कैन लाइक ईजली, मतलब हु कैन बी सेव्ड एटलीस्ट। ओके। सर, हम जब सर्जरी करते हैं, अगर किसी की हड्डियां टूट गई है तो कुछ टाइम के बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट होता है, तो वो कितने टाइम गैप के बाद होना चाहिए? वो डिपेंड करता है काइंड ऑफ सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट हो, फ्रैक्चर हो, ACL इंजरी है या फिर मेनिस्कल इंजरी है, तो इट इज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सर्जरी, बट इन 95% ऑफ द केसेस फिजियोथेरेपी शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली, सो दैट कि पूरा मूवमेंट आए, मोशन आए। वो आपके जो भी सर्जन होंगे वो बताएंगे परफेक्टली कि आपको कब से फिजियोथेरेपी स्टार्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो फिजियोथेरेपी तो हर हाल में होना ही चाहिए, जिससे कि पूरी रिकवरी हो, और टाइम कब शुरू होना चाहिए वो आपके डॉक्टर आपको ज़रूर बताएंगे, बट 95% केसेस इमीडिएटली फिजियोथेरेपी चालू होना चाहिए। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, कंपार्टमेंट सिंड्रोम जनरली बच्चों में देखते हैं हम लोग, मतलब बड़ों में भी देख सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो गांव में ही बहुत ज़्यादा दिखा है। इंटरनल ब्लीडिंग के कारण जनरली कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, और आपको अभी हमने बताया था कि स्कल
जैसे कि सर पे चोट लगता है और ब्रेन में सूजन हो जाता है और खोपड़ी हमारा बाहर से उसको फैलने नहीं देता और ब्रेन श्रिंक हो जाता है, उसी तरीके से अगर हमें कहीं चोट लगे, दो जगह सबसे ज़्यादा कॉमन कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखा जाता है। अगर प्रॉक्सिमल टिबिया टूटा हुआ है मतलब पैर में, और ये फोरआर्म में, वेरी कॉमन है कंपार्टमेंट सिंड्रोम प्रॉब्लम। तो उसमें गांव में क्या होता है, अगर ये फ्रैक्चर हुआ तो पूरा टाइट पट्टी बांध देते हैं। अब सूजन हो गई है, वो फैल नहीं सकता है क्योंकि पट्टी बंधा हुआ है, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, कम जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के कारण हाथ खराब होने का संभावना होता है। तो कहीं भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो तो उसको अगर टाइट प्लास्टर कहीं भी लगा हुआ है और मरीज जो है बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है तो इमीडिएटली उसका प्लास्टर खोल देना चाहिए। मान लीजिए कि किसी मरीज को प्लास्टर लगा है, फ्रैक्चर हुआ है और प्लास्टर लगा है, और वो बहुत ज़्यादा दर्द कंप्लेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा असहनीय, दवाई देने से भी उसमें आराम नहीं है, मूवमेंट उंगलियों की कम गई है, उंगलियों में, पैर के उंगलियों में या हाथ की उंगलियों में नीलापन दिख रहा है, वो नम बोल रहा है कि हमारे सुन्न सा लग रहा है, तो ये सब साइंस हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम के। इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, और घर पे क्या करना है कि जो प्लास्टर लगा है उसको लूज़ कर देना चाहिए। लूज़ करने के बाद ऐसा नहीं है कि सोचेंगे कि ठीक हो जाएगा, आपको डॉक्टर से हर हाल में प्लास्टर लूज़ कीजिए, जाइए डॉक्टर से मिलिए, असेसमेंट कराइए, क्योंकि अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है तो उसका सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि वो अंग काम करना बंद कर देता है, उस अंग में न्यूरोवैस्कुलर इंजरी हो जाती है, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं और जो नर्व्स हैं वो सूख जाते हैं, और फिर वो मसल्स जो हैं डेड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो अंग ही बेकार हो जाता है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज़ वेरी 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 चिंता की बात। तो ये बहुत ही साधारण सी चीज़ है जिसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। प्लास्टर लगा है, असहनीय दर्द है पहला, दूसरा उंगलियों में झुनझुनाहट महसूस हो रही है, तीसरा चलाने से पता नहीं लग रहा कि हम उंगली चला रहे हैं कि नहीं, चौथा दवाई देने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है, तो आपको प्लास्टर लूज़ करना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर हम देखते हैं कई बार बच्चे खेलते हैं तो फुटबॉल वगैरह सीने में चोट लग जाती है, तो ऐसे टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि सांस नहीं आती है, तो तुरंत क्या सॉल्यूशन किया जाए? फुटबॉल खेलने में सीने में चोट लगे और बहुत बार एंजाइटी होता है, और बच्चे को रेस्ट देना चाहिए, क्राउडिंग नहीं करना चाहिए, ओवरऑल है जो कि कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना चाहिए, और ऑब्वियसली ऐसी स्थिति में जैसे देखो बहुत बार ऐसा होता है वेज़ो वेगल हो जाता है, तो एक बहुत सिंपल सा मैन्यूवर कर सकते हैं कि बच्चे को ज़मीन पे लिटा के उसका दोनों पैर ऊपर थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, जिससे कि वो सर्कुलेशन बढ़ेगा और वो कंफर्टेबल हो जाएगा, और डेफिनेटली फिर यू शुड विजिट योर डॉक्टर। सर हमारे व्यूअर्स को 5 चीज़ बताइए। जैसे आजकल बहुत ही छोटी एज में बच्चों को बाइक वगैरह या टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स दे दिया जा रहा है, जिसके वजह से शायद एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, लोग अल्कोहल पी के कर रहे हैं। तो सर ऐसी 5 चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बताइए, पेरेंट्स को स्पेशली, कि वो अपने बच्चों को हर चीज़ टाइम से करने दें। ये देखिए वो तो नियम कानून और रेगुलेशंस हमारे कंट्री में है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और सब लोग इससे अवेयर हैं, उसके बावजूद भी कर रहे हैं, तो अपने ऊपर आफत सब लोग बुला रहे हैं, बच्चे, पेरेंट्स, सब। लाइफ इज़ द बिगेस्ट लॉस, यू कैन नॉट रिप्लेस इट, राइट। तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि लाइफ से बड़ा, मतलब वन पर्सन इज डेड, नॉट कम बैक, राइट। आपके लाइफ में उतार चढ़ाव हो, फाइनेंशियली आप बैंकरप्ट हो जाएं, तो भी यू कैन रीगेन द वेल्थ, बट यू कैन नॉट रीगेन योर लाइफ, राइट। तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सेफ्टी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं सबको मालूम है, हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगाना है, सेफ्टी गियर्स रखना है, ट्रैफिक नियम का पालन करना है, रैश ड्राइविंग नहीं करना है, अननेसरी दौड़ में नहीं रहना है, थोड़ा लेन रूल्स फॉलो करें, थोड़ा ट्रैफिक नियम को फॉलो करें, थोड़ा कंट्रोल रखें, रोड साइड एंगर, और इन चीज़ों में लगेंगे तो चीज़ें ख़राब होती हैं।
तो पेरेंट्स या फिर बच्चे या फिर एनीबडी हु इज़ ऑन रोड, डेफिनेटली देयर इज चांस ऑफ एक्सीडेंट। तो अपने आप को कंट्रोल करके और वाहन चलाएं, ट्रैफिक नियम का पालन करें, तो बहुत ज़्यादा सेफ चीज़ें हो जाती हैं। तो ये थे हमारे कुछ सवाल। अगर इससे जुड़े आपके भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट पे हमें ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर से डायरेक्ट कनेक्ट करके आपके सवाल के जवाब देने की। धन्यवाद। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।